हे गाइस, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल में। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, हम आपके लिए प्यून एग्जाम से रिलेटेड रोज नई नई क्लासेस लेके आ रहे हैं ताकि आपकी तैयारी को और मजबूत बनाया जा सके। ये सभी वे क्वेश्चन है जो एग्जामों में पिछले एग्जामों में पूछा गया है और इनमें से क्वेश्चन आने की संभावना है। तो आप सभी इन सभी क्वेश्चन को अच्छे से तैयारी कर लीजिए। तो चलिए इसी के साथ आज का पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन है, निफ्टी क्या है। मैंने आपको अभी पिछले क्लास वाले में भी बताया था कि शेयर मार्केट निफ्टी ये सब क्या होता है। तो देखिए, इसमें पूछा है कि निफ्टी क्या है। तो देखिए, मैंने आपको बताया था कि जो निफ्टी है वो टोक्यो जापान का स्टॉक एक्सचेंज में अंश मूल्यक सूचकांक होता है। ठीक है, और मैंने इसके साथ और भी बताया था कि भारत का क्या है। भारत का सूचकांक, भारत का जो रहता है स्टॉक एक्सचेंज का, वो है सेंसेक्स होता है। ठीक है, तो चलिए ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में पूंजी बाजार में घोटालों की पुनरावृत्ति को रोकने हेतु भारत सरकार ने नियामक शक्तियां प्रदान की हैं। किसको प्रदान की है? देखिए, भारतीय पूंजी बाजार, इसी बाजार में घोटालों की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए सरकार ने जो शक्तियां प्रदान की है वो किसको की है? तो सेबी को की है। ठीक है, सेबी की स्थापना कब की गई थी? देखिए, सेबी की स्थापना कब की गई थी? तो इसकी स्थापना की बात करूं तो इसकी स्थापना 12 अप्रैल 1988 को की गई थी। ठीक है, इस समय क्या हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी। लेकिन इसको वैधानिक मान्यता कब प्राप्त हुआ? तो वैधानिक मान्यता इसको 30 जनवरी 1992 को वैधानिक मान्यता प्राप्त हुआ था। स्थापना 12 अप्रैल 1988, वैधानिक मान्यता 30 जनवरी 1992 को। ठीक है, और इसका मुख्यालय कहाँ है? सेबी का जो मुख्यालय है, मुख्यालय कहाँ पे है? तो इसका मुख्यालय जो है वो मुंबई में है। कहाँ पे है? मुंबई में। मुंबई में इसका मुख्यालय है। स्थापना इसको 12 अप्रैल 1988 को मिली थी। ठीक है, चलिए, तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस वर्ष में भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड सेबी की स्थापना की गई थी? ठीक है, देखिए, भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड, जिसको मैंने अभी बताया क्या बोलते हैं इसे? सेबी। इसकी स्थापना मैंने अभी बताया कब की गई थी। इसकी स्थापना 12 अप्रैल 1988 को की गई थी। ठीक है, और वैधानिक मान्यता कब प्राप्त हुआ था? तो वैधानिक मान्यता इसको प्राप्त हुआ था 30 जनवरी 1992 को, इसे वैधानिक मान्यता। मुख्यालय मैंने बताया कहाँ है? तो मुख्यालय इसका मुंबई में है। तो देखिए, इसकी स्थापना कब की गई थी? तो 1988। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए, अगला क्वेश्चन है, स्वाधीनता के पश्चात भारत में कृषि विकास के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो देखिए, स्वाधीनता के पश्चात कब पूछ रहा है। बात करें अगर स्वतंत्रता प्राप्ति से पहले की, तो उससे पहले क्या था? हमारे देश में अंग्रेजों का राज्य था, जो क्या करते थे? एक बड़ी मात्रा में कर वसूली का काम करते थे, जिससे भारत में कृषि विकास जो था वो उतना नहीं हो पाया था। ठीक है, लेकिन स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद जब भारत में हरित क्रांति लाई गई, हरित क्रांति कब लाई गई थी? 1960 के दशक में आया था हरित क्रांति। तो हरित क्रांति जब लाई गई उस टाइम पे भारत में कृषि क्षेत्र में वृद्धि होने लगी। क्यों होने लगी? क्योंकि उस टाइम पे HYV बीजों का निर्माण किया गया था, जिससे क्या हुआ था? भारत में कृषि क्षेत्र में वृद्धि हुई थी। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखिए, 8वीं पंचवर्षीय योजना को छोड़ के किसी भी पंचवर्षीय योजना में कृषि उत्पादन के जो लक्ष्य हैं वो पूरे नहीं किए गए थे। जो लक्ष्य पूरा हुआ था वो कौन सी योजना में था? 8वीं पंचवर्षीय योजना के टाइम पे हुआ था। चलिए, अगला क्वेश्चन देखते हैं। नीली क्रांति संबंधित है, किससे संबंधित है? मैंने अपने पिछले वीडियो में भी बताया है कि जो क्रांति थी वो बहुत सारे तरीके की थी। नीली क्रांति, श्वेत क्रांति, हरित क्रांति, भूरी क्रांति। तो देखिए, यहाँ पे पूछ रहा है नीली क्रांति के बारे में। नीली क्रांति किससे संबंधित थी? तो देखिए, नीली क्रांति थी वो मछली उत्पादन से संबंधित थी। बात करें कृषि उत्पादन में, तो कृषि उत्पादन
हरित क्रांति से संबंधित था। दुग्ध उत्पादन जो है वो श्वेत क्रांति से संबंधित था। तो नीली क्रांति किससे संबंधित थी? मछली उत्पादन से। अगला क्वेश्चन है, भारत में HYV उन्नत बीज के किस्म किसके द्वारा प्रारंभ की गई थी? तो देखिए भारत में जो HYV सीड्स जो आया था वो कब आया था? वो हरित क्रांति के टाइम आया था। किसके टाइम पे? हरित क्रांति के टाइम पे। ठीक है, और इनके जो किस्म है वो उत्पादन किसके द्वारा किया गया था? तो है नॉर्मन बोरलॉग के द्वारा इसको तैयार किया गया था। कौन थे ये? तो ये एक वैज्ञानिक थे। कहाँ के रहने वाले थे? USA के रहने वाले थे, वहां के वैज्ञानिक थे। तो सबसे पहले जो देश में बीज उत्पादन किया था, वो बीज का जो आविष्कार किया वो इन्होंने ही किया था। ठीक है, और भारत में अगर बात करें, भारत में ये बीज कब आया? देखिए भारत में जब ये बीज आया तो किसके वजह से आया? वो थे डॉक्टर MS स्वामीनाथन। भारत में इन्होंने ही उस बीज को लाया था। इन्हीं के कारण भारत में हरित क्रांति जो है वो सफल हुआ था। किसके कारण? डॉक्टर MS स्वामीनाथन के कारण। ठीक है, लेकिन पूरे विश्व की अगर मैं बात करूं तो उस टाइम पे ये नॉर्मन बोरलॉग ही थे जो बीज का उत्पादन किया था, इसलिए इनको हरित क्रांति का जनक भी कहा जाता है। हरित क्रांति का जनक किसको कहा जाता है? तो नॉर्मन बोरलॉग को कहा जाता है। अब बात करें कि ये HYV सीड्स क्या थे। देखिए HYV सीड्स क्या थे? तो ये उस टाइप के सीड्स थे जो विशेष रूप से गेहूं और चावल की बड़ी मात्रा में फसलों का उत्पादन करते थे। इसमें बड़ी मात्रा में फसलों के उत्पादन के लिए गेहूं और चावल के HYV सीड्स का निर्माण किया गया था। इसकी प्रारंभ की गई थी किसके द्वारा? तो देखिए नॉर्मन बोरलॉग के द्वारा इसका प्रारंभ किया गया था। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, भारत के ऐसे किसान जिन्हें सीमांत किसान कहा जाता है कितनी जमीन रख सकते हैं? देखिए किसान में है, एक होता है सीमांत किसान, ये कितनी जमीन रख सकते हैं? तो ये 0 से 1 हेक्टेयर की जमीन रख सकते हैं। ठीक है, और इसके बाद आते हैं लघु किसान कितने की जमीन रखते हैं? तो 1 से 2 हेक्टेयर की जमीन रखते हैं। ठीक है, 1 से 2 हेक्टेयर की जमीन। फिर आते हैं अर्ध मध्यम किसान जो होते हैं वो कितने की रखते हैं? तो 2 से 4 हेक्टेयर की जमीन ये रखते हैं। इसके बाद जो आते हैं वो है बड़े किसान, ये कितने की जमीन रखते हैं? तो वो है 4 से अधिक जो है वो इनकी रहती है। तो देखिए ये भारत में ऐसे किसान जिन्हें सीमांत किसान कहा जाता है कितने की जमीन रखेंगे? तो देखिए सीमांत किसान का कितना? 0 से 1 हेक्टेयर, तो 1 हेक्टेयर हो जाएगा। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए सीमांत किसान 0 से 1, लघु 1 से 2, अर्ध मध्यम 2 से 4, और इसके बाद जो आते हैं वो है बड़े किसान आते हैं जो 4 से अधिक का रखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, भारत में धारणीय विकास के दृष्टिकोण से विद्युत उत्पादन का सबसे अच्छा स्रोत कौन सा है? देखिए धारणीय विकास क्या होता है? धारणीय विकास से तात्पर्य ऐसे विकास से है जो पर्यावरण को नुकसान पहुंचाए बिना विकास करना, ताकि आने वाली जो पीढ़ी है वो भी क्या कर सके? उसका लाभ ले सके। जैसे बात करूं मैं उदाहरण के तौर पे, तो कोयले की, अगर हम कोयले का दोहन कर देंगे और इतना ज्यादा मात्रा में हो जाएगा कि आने वाली पीढ़ी पता ही नहीं चलेगा कि कोयला भी कुछ था बोल के। ठीक है, तो इसीलिए पर्यावरण को नुकसान पहुंचाए बिना हमको विकास करना, ताकि जो आने वाली पीढ़ी है उनकी भी आवश्यकताओं की क्या हो सके? पूर्ति की जा सके। ठीक है, तो देखिए धारणीय विकास के दृष्टिकोण से विद्युत उत्पादन का सबसे अच्छा स्रोत कौन सा है? तो देखिए जो सबसे अच्छा स्रोत होता है वो जल विद्युत। क्यों है? क्योंकि देखिए कोयला भी सीमित है, ज्यादा मात्रा में करेंगे खत्म हो जाएगा। खनिज तेल भी सीमित होता है, समुद्र से निकाला जाता है, सीमित मात्रा में है। परमाणु ऊर्जा भी जो है सीमित मात्रा में, लेकिन जो जल विद्युत है वो जो है वो सबसे अच्छा स्रोत है। ठीक है, धारणीय विकास की दृष्टि से
बात हम यहाँ पे किसके हिसाब से कर रहे हैं, धारणीय विकास के हिसाब से। तो इसकी दृष्टि से अगर बात करें तो जल विद्युत ही है जो सबसे अच्छा स्रोत है विद्युत उत्पादन का। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए धारणीय विकास जिसे हम सतत विकास भी कहते हैं, तो इससे क्या तात्पर्य है कि बिना पर्यावरण को नुकसान पहुंचाए विकास करना, ताकि भावी पीढ़ी यानी आने वाली जो पीढ़ी है उनकी आवश्यकताओं को भी क्या किया जा सके, पूरा किया जा सके। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय स्तर पर कृषि विपणन सहकारिताओं का शीर्ष संगठन है, तो वो है नाफेड। कौन सा है, तो ऑप्शन है बी नाफेड है। नाफेड क्या है, तो कृषि विपणन से संबंधित शीर्ष संगठन है। किससे संबंधित, कृषि विपणन से संबंधित शीर्ष संगठन है। इसकी स्थापना की बात करूं तो इसकी स्थापना कब हुई थी, तो ये 2 अक्टूबर को इसकी स्थापना हुई थी, 2 अक्टूबर 1998। और इसका कार्य क्या है, तो कार्य की बात करूं तो इसका कार्य है कृषि प्रबंधन। इसका कार्य क्या है, कृषि का प्रबंधन करना, प्रबंधन, वितरण करना और निर्यात करना, आयात करना, ये इसका कार्य है नाफेड का। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय कृषि तकनीक परियोजना का पोषण भारत में जिस अंतरराष्ट्रीय वित्तदायी अभिकरण द्वारा होता है वह है, क्या है वह, किसके द्वारा होता है, तो देखिए भारतीय कृषि तकनीक परियोजना को भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद और कृषि एवं सहकारिता विभाग के द्वारा 1998 में विश्व बैंक की सहायता से क्रियान्वयन किया गया था। किसकी सहायता से, अभिकरण किसके द्वारा हुआ था, तो विश्व बैंक के द्वारा हुआ था। ठीक है, तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए राष्ट्रीय कृषि तकनीक की परियोजना को भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद और कृषि एवं सहकारिता विभाग के द्वारा 1998 में विश्व बैंक की सहायता से क्रियान्वयन किया गया था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, खरीफ फसल मौसम को सामान्यतः किससे सहायता मिलती है। देखिए किससे सहायता मिलती है, तो बात करें मानसून की, तो यहाँ पे जो है दक्षिण पश्चिम मानसून की सहायता मिलती है। ठीक है, किसकी सहायता मिलती है, तो दक्षिण पश्चिम मानसून की। तो ऑप्शन 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए वर्ष 2018-19 के केंद्रीय बजट के अंतर्गत ग्रामीण विकास के लिए कौन सा तथ्य सही नहीं है, तो कौन सा तथ्य सही नहीं है, तो इसमें है 60 लाख नए ग्रामीण आवास बनाए जाएंगे। ये तथ्य जो है वो सही नहीं है, गलत है। तो ऑप्शन 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला है, भारत में किसने आमदनी पर कर की शुरुआत की थी। तो देखिए आमदनी पर जो सबसे पहले कर की शुरुआत की गई थी वो कब की गई थी, 1860 के दौरान, 1860 के दौरान की गई थी। किसके द्वारा की गई थी और किसका काल था ये, तो लॉर्ड कैनिंग का ये काल था। और किसके द्वारा की गई थी, तो देखिए जो इसके जनक थे, जनक कौन थे इसके, इनके जनक थे वो जेम्स विल्सन। इसके जनक कौन थे, जेम्स विल्सन। तो आमदनी पर कर की शुरुआत की गई थी किसके द्वारा, तो ये जेम्स विल्सन के द्वारा की गई थी। ऑप्शन सी क्या है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्न में से ग्रामीण अधोसंरचना में शामिल नहीं है, क्या शामिल नहीं है अधोसंरचना में। देखिए ग्रामीण की बात कर रहा है, शहरी की नहीं। तो ग्रामीण में क्या क्या आता है, क्या क्या चीजें जरूरी होती है, तो इनमें देखिए सड़कें जरूरी होती है, ठीक है, पानी, बिजली, ये सब चीजें इनमें क्या आती है, अधोसंरचना क्या होती है, तो देखिए अधोसंरचना क्या होती है, तो अर्थव्यवस्था क्या क्या है, ये ढांचा है, अर्थव्यवस्था का ढांचा होता है अधोसंरचना। ठीक है, अधोसंरचना में क्या क्या चीजें आती है, तो देखिए सड़कें, पानी, बिजली, पुल, ये सब की चीजें आती हैं, तथा सिंचाई व्यवस्था भी आ जाती है, सिंचाई व्यवस्था, ये सब चीज आती है। तो देखिए इनमें शामिल नहीं है, क्या क्या शामिल नहीं, देखिए सड़कें तो शामिल है, विद्युतकरण ये भी शामिल है, सिंचाई सुविधाओं का विस्तार भी शामिल है। जो शामिल नहीं है वो है नए आवासों का निर्माण। ठीक है, क्या शामिल नहीं होता है, नए आवासों का निर्माण इसमें शामिल नहीं होता है। ठीक है, तो ऑप्शन सी इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए अगला क्वेश्चन है, नाबार्ड की स्थापना निम्न में से किस योजना अवधि में की गई थी।
देखिए मैंने आपको अपनी पिछली वीडियो में भी बताया था कि नाबार्ड की स्थापना कब की गई थी, तो वो 12 जुलाई 1982 को किया गया था नाबार्ड की स्थापना। और कौन सी अवधि में, तो ये 6वीं पंचवर्षीय योजना में किया गया था। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित योजनाओं में से भारत में उच्चतम वृद्धि दर किस योजना में रहा है। देखिए उच्चतम वृद्धि दर की बात कर रहा है। देखिए 8वीं योजना में कितना था, तो 8वीं योजना में बात करें तो 6.68% था। ठीक है, 9वीं के टाइम पे कितना था, देखिए इस टाइम पे था 5.4% था। 10वीं पंचवर्षीय योजना की बात करें तो इसमें था 7.5% और 11वीं में कितना था, तो 7.9%। तो देखिए उच्चतम वृद्धि दर किसमें है सबसे ज्यादा, तो देखिए 7.9%, तो 11वीं योजना के दौरान में सबसे ज्यादा था इसमें। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, भारत में योजना का प्रारंभ वास्तव में द्वितीय पंचवर्षीय योजना से हुआ। भारतीय योजना के वास्तुकार कौन थे, तो कौन थे भारतीय योजना के वास्तुकार। मैंने इस क्वेश्चन को और भी बार बताया है, इसके जो योजनाकार थे वो थे बीसी महालनोबिस। ठीक है, तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला है, मानव संसाधन विकास किस पंचवर्षीय योजना की सर्वोच्च प्राथमिकता थी। तो मानव संसाधन विकास जो है 8वीं पंचवर्षीय योजना का सर्वोच्च प्राथमिकता था। ठीक है, 6वीं के टाइम पे क्या था, 6वीं के टाइम पे जो था वो गरीबी निवारण, रोजगार, ठीक है, इन सब चीजों का आया था। इसमें क्या था, गरीबी निवारण का था, रोजगार सृजन था, आर्थिक विकास किया गया था। द्वितीय पंचवर्षीय योजना में क्या गया था, तो आधारभूत एवं भारी उद्योग का विकास होता है। इसमें क्या हुआ था, आधारभूत एवं भारी उद्योग का विकास इसमें हुआ था। 7वीं पंचवर्षीय योजना की बात करें तो 7वीं पंचवर्षीय में क्या हुआ था, तो इसमें कृषि का विकास हुआ था पहला, ऊर्जा एवं खाद्यान्न आत्मनिर्भरता थी इसमें, और कृषि का इसमें विकास हुआ था। ठीक है, 8वीं में किसका हुआ था, तो 8वीं में हुआ था मानव संसाधन का विकास हुआ था। ठीक है, मानव संसाधन विकास कब हुआ था, 8वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए देखिए 6वीं पंचवर्षीय योजना क्या क्या होता है, गरीबी निवारण, रोजगार सृजन, आर्थिक विकास एवं वृद्धि, उत्पादन बढ़ाना एवं संसाधन का कुशल ढंग से प्रयोग हुआ था। नाबार्ड की स्थापना भी इसी टाइम पे हुई थी 6वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान। 7वीं पंचवर्षीय योजना में ऊर्जा एवं खाद्यान्न आत्मनिर्भरता, कृषि विकास प्रेरित समृद्धि का विकास। 8वीं पंचवर्षीय योजना में मानव संसाधन विकास हुआ था। द्वितीय पंचवर्षीय योजना में आधारभूत एवं भारी उद्योग का विकास हुआ था। चलिए अगला क्वेश्चन है, 9वीं पंचवर्षीय योजना के लिए निम्नलिखित में से कौन सा पूंजी उत्पादन अनुपात का सही अनुमान है। देखिए पूंजी उत्पादन अनुपात का जो सही अनुमान है वो है 4.0। ठीक है, क्या है वो, 4.0 है। सो गाइस मैं आपको बता दूं कि आप ऐसे ही अपनी तैयारी को मजबूत बनाने के लिए आप हमारा ऐप एजुकेशन हब ये हमारा ऐप है। यहाँ पे आपके लिए हम टेस्ट सीरीज लेके आए हैं। टेस्ट सीरीज किस चीज का टेस्ट सीरीज है ये, तो ये प्यून एग्जाम का टेस्ट सीरीज है। आप सभी जानते हैं कि प्यून एग्जाम जो है वो होने वाला है, और आप अपने प्यून एग्जाम की तैयारी को मजबूत बनाने के लिए आप हमारा टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं। इसमें आपको बेहतरीन से बेहतरीन क्वेश्चन मिलेंगे जो आपको अपनी तैयारी को मजबूत बनाने में मदद करेंगे। बात करें इस टेस्ट सीरीज की प्राइस की, तो मात्र 99 रुपीज का है, जो बहुत ही कम रेट में आपको उपलब्ध कराया जा रहा है ताकि आप इसका लाभ ले सकें। ठीक है, तो आप जरूर इस टेस्ट सीरीज को ज्वाइन करें और अपनी तैयारी को मजबूत बनाएं। और अगर आप मैथ्स और रीजनिंग का कंप्लीट पैकेज लेना चाहते हैं तो आप इसको भी ले सकते हैं। इसका प्राइस है 1200 रुपये। 1200 रुपये इसका प्राइस है, और हम आपको इसमें 50% का डिस्काउंट देंगे, और 50% डिस्काउंट के बाद आपको मात्र 599 रुपये में आपको मैथ्स और रीजनिंग का पूरा कंप्लीट पैकेज मिल जाएगा। अगर आप अगर आप तैयारी कर रहे हैं पीएससी, व्यापम या अन्य परीक्षाओं की,
तो आप सभी जानते हैं कि मैथ्स और रीजनिंग हर एग्जाम के लिए कंपलसरी होता है और बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। तो आप अपने मैथ्स और रीजनिंग को मजबूत बनाना चाहते हैं तो मात्र 599 रुपए में आप इसका पूरा कंप्लीट पैकेज ले सकते हैं। आपको ये 50% डिस्काउंट लेने के लिए क्या करना होगा, तो आपको एक कूपन कोड डालना होगा। कूपन कोड है प्यून15। प्यून15 डालते ही आपको ये 50% का डिस्काउंट मिल जाएगा। ठीक है, अगर आपको और कोई जानकारी चाहिए तो आप हमारे मोबाइल नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, मोबाइल नंबर है 8305843617। इस नंबर पे आप कांटेक्ट करके आप जानकारी ले सकते हैं। ठीक है, चलिए, पूंजी उत्पादन अनुपात क्या है? इकाई मात्रक उत्पादन उत्पन्न करने के लिए लगने वाली पूंजी को कहते हैं इकाई मात्रक। मतलब कि जैसे मैं, ठीक है, देखिए, मान लो मेरा पेन बनाने का फैक्ट्री में 100 पेन बना रही हूँ, तो मेरे एक पेन बनाने में कितना खर्चा आ रहा है? तो एक पेन बनाने में जितना कम खर्चा आएगा उतना ही हमारी अर्थव्यवस्था के लिए क्या है, अच्छा होगा। ठीक है, देखिए, 9वीं पंचवर्षीय योजना में पूंजी उत्पादन 4.0% था, अनुमान किया गया था। ठीक है, 4.0% का क्या किया गया था, अनुमान किया गया था, जबकि योजना में वास्तविक पूंजी अनुपात कितना था, 4.53% रहा। चलिए, अगला है, भारत में योजना के आरंभ से किसी भी पंचवर्षीय योजना में अनाच्छादित कुल वर्षों की संख्या है। कितनी संख्या? देखिए, जो संख्या थी वो है 7। कितनी संख्या थी? 7 थी। तो ऑप्शन बी क्या है इसका करेक्ट आंसर है। देखिए, भारत में 1991 से योजना प्रक्रिया प्रारंभ की गई और आज तक लगभग 7 बार योजना अवकाश रहा है। ठीक है, योजना अवकाश कितने बार रहा है? तो 7 बार रहा है। कब कब रहा है? देखिए देखिए, योजना अवकाश कब कब था? तो 1966 से 1967 के बीच। 1967 से 68 में था। ठीक है, 68 से 69 में था। ये लगातार 3 वर्ष तक था। फिर देखिए, ये 1978 से 79 के बीच था। फिर 79 से 80, ये 2 वर्ष के लिए था। फिर देखिए, 90 से 91 और 91 से 92। तो टोटल 7 बार जो है वो अवकाश योजना अवकाश जो है वो रहा है। ठीक है, चलिए गाइज, सो गाइज, हमारा जो वीडियो था वो यहीं तक था। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आता है तो आप हमारे वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करें। और आप और किस टॉपिक पे वीडियो देखना चाहते हैं हमें कमेंट्स करके जरूर बताएं।